इस यूनिट में आपको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 5 was mapping design to code. Whatever you have designed, okay, you have to convert that particular in code. कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हम क्लास में देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, कि हमने कैसे क्लास जो डायग्राम है उसका जो क्लास ब्लॉक है, उस क्लास ब्लॉक से हमने कैसे कन्वर्ट किया उसको कोडिंग में। फिर हमने कुछ मेथड्स को भी कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। वो कैसे की थी? विद द हेल्प ऑफ अ सीक्वेंस डायग्राम, कि हम सीक्वेंस डायग्राम में जो मैसेजेस पास हो रहे हैं फ्रॉम वन लाइफलाइन टू अनदर लाइफलाइन, वो जो मैसेज पास हो रहे हैं उस मैसेज से हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं मेथड्स को। अभी हमने मैपिंग डिजाइन टू कोड देख लिया, मतलब हमने थोड़ा कोडिंग पार्ट देख लिया कि हम कैसे कोड करेंगे। अब हमें ये देखना है कि जब हम कोड करते हैं तो उस कोडिंग करने के वक्त हमारे पास उस जब जो भी हम पर्टिकुलर कोड करते हैं तो कैसे वो कोड पे हमको टेस्टिंग अप्लाई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू चेक। नाउ टेस्टिंग होता क्या है, ऑलरेडी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हो, फिर भी थोड़ा रिवाइज करने के लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत अपन कवर अप करेंगे कि टेस्टिंग जो होती है वो ये चेक करेगी कि जो भी हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, है ना, जो भी हमारा एप्लीकेशन का एक्चुअली आउटपुट आ रहा है वो हमारे थॉटफुल आउटपुट से कितना मैच करता है। आई बात समझ में कि हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। जैसा हमने सोचा था यदि वैसा ही हुआ मतलब हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट बनी है, और यदि हमने जैसा सोचा था आउटपुट वैसा नहीं आया मतलब कहीं ना कहीं हमें उसे रिविजन करने की ज़रूरत है, उसमें मतलब कहीं ना कहीं हमें चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब हमें सिस्टम को डिटेक्ट जो है उसमें सिस्टम में यदि कोई डिफेक्ट आ रहा है जिसके कारण हमारा आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा है तो उस डिफेक्ट को हमको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो यही इसमें टेस्टिंग में होता है। अब टेस्टिंग जो है हम एरर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेस्टिंग के थ्रू, हम कुछ गैप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है जो हमने कोडिंग के टाइम पे नहीं की है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ। ठीक है, तो उस तरह से हम इसमें हमको करना रहेगा। ठीक है, तो जो भी रिक्वायरमेंट मतलब जिस भी रीजन के कारण हमारा एक्चुअल रिजल्ट नहीं आ पा रहा है हमें वो रीजन को फुलफिल करना पड़ेगा। अब टेस्टिंग में आप एरर फाइंड आउट कैसे करोगे, मतलब आप कैसे गैप्स पता करोगे, आप कैसे मिसिंग रिक्वायरमेंट्स को पता कर पाओगे। तो टेस्टिंग दो तरीके से अप्लाई होती है। एक होता है टेस्टिंग कैन बी डन मैन्युअली और सेकंड है टेस्टिंग कैन बी डन बाय ऑटोमेटेड टूल्स। ऑलरेडी रेडीमेड टूल्स होते हैं, उसमें आपको सिर्फ अपने डेटा को फीड करना है और उसमें आपको चेकआउट करना है, राइट। तो इस तरह से आप टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। अब हमने जो अभी तक जो टेस्टिंग पढ़ा उसमें हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पढ़ा, वाइट बॉक्स टेस्टिंग पढ़ा, राइट। हमने टेस्टिंग के टाइप्स पढ़े थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के फर्दर टाइप पढ़े थे, वाइट बॉक्स टेस्टिंग के फर्दर टाइप्स पढ़े थे, फिर वो कैसे एक एक मॉड्यूल को एक एक फंक्शन को चेक करता है, ये सब कुछ हम टेस्टिंग में देख चुके हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हमने पढ़ी थी तब। लेकिन जो ट्रेडिशनल टेस्टिंग मेथड्स होती है जो आप पढ़ चुके हो उसमें क्या ओ कंसेप्ट्स पे ध्यान दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये सबसे बड़ा एक मेजर फैक्टर है कि जो भी आप पर्टिकुलर टेस्टिंग कर रहे हो तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स पे आप कितना ध्यान दे रहे हो। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 9 मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको पता है, जैसे इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, है ना, फिर मैसेज पासिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, फिर मॉड्यूलरिटी, ऐसे बहुत सारे 9 फीचर्स होता है, आपने सब पढ़ा है। तो इन सब चीज़ों पे आप कितना ध्यान दे रहे हो आपको ये भी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि इनसे रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं, ये जो कंसेप्ट से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं इनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ इश्यूज इन ओ टेस्टिंग, है ना। ओ टेस्टिंग मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब आप टेस्टिंग करोगे, मतलब आप जब प्रोग्राम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी से बना है जब उसको आप टेस्टिंग करोगे तो आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है, आज के लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे, वो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी है। उसमें जो इश्यूज आते हैं मेनली जिनको हमको रिजॉल्व करना है, बेसिक यूनिट ऑफ यूनिट टेस्टिंग,
that implication of encapsulation, implication of inheritance, implication of genericity, then implication of polymorphism एंड इम्प्लीकेशन फॉर टेस्टिंग प्रोसेसेस। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी आज की क्लास में इतनी चीज़ों पे आपको वर्कआउट करना है। कुछ हम कल के लेक्चर में कवर कर चुके थे। तो बेसिक यूनिट ऑफ यूनिट टेस्टिंग, बताइए यूनिट टेस्टिंग मैंने कल भी बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय अ यूनिट हियर। यहाँ पर यूनिट का मतलब क्या होता है, मैथ्स में यूनिट का भी मतलब होता है। तो यूनिट मतलब यहाँ पर क्या होता है कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कोड, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर यूनिट, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है किसका, कोड का। तो वो यहाँ पर हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है कोड का, हम उसको यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, इट कंसीडर इट टू बी अ क्लास, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास से आइसोलेटेड रहती है। क्लास ए है, क्लास बी है, दोनों क्लास का डिफरेंट मीनिंग है, उसकी वर्किंग भी डिफरेंट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्म में हमने क्या किया, एक क्लास को यूनिट माना और दूसरी क्लास को दूसरी यूनिट माना और तीसरी क्लास को तीसरी यूनिट माना। तो बेसिक ऑफ यूनिट टेस्टिंग ये बोल रहा है कि जब भी आप टेस्टिंग करोगे और उसमें जब भी आप ओवर टेस्टिंग की बात करोगे तो आपको इंडिविजुअली हर क्लास को चेक करना है, क्योंकि हर जो क्लास है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। और एक क्लास जब दूसरी क्लास से मर्ज होती है, मिक्स होती है, या वो जो मिलकर जो रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, उसका भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, जिसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, जिसमें हम दो क्लासेस को इंटीग्रेट करके कुछ रिजल्ट निकालते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट। जैसे कल की क्लास में आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था SGPA का और CGPA का, दिया था कल की क्लास में एग्जाम्पल। एक तो सेमेस्टर के नंबर्स जो इसी सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं, और एक आपके ओवरऑल जो आपने पुराने जो आए हैं उसमें ये करके जो एवरेज आएगा वो आपका आएगा। ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन मतलब वो कुछ एड ऑन करने के बाद आया है, राइट। तो इस तरह से आप उसको एग्जाम्पल को ले सकते हो, आपको बहुत अच्छे से उससे समझ में आ जाएगा। तो यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो मतलब क्या, कि इस सेमेस्टर का रिजल्ट आपको देखना है इंडिविजुअली, कि इस सेमेस्टर के रिजल्ट में कोई मार्किंग मिस्टेक या टोटलिंग मिस्टेक या परसेंटेज मिस्टेक कोई मिस्टेक तो नहीं आई है। ऐसे लास्ट सेमेस्टर का, फिर उसके पहले सेमेस्टर का, उसके सब इंडिविजुअली जब आपने टेस्ट किया तो उसको यूनिट टेस्टिंग बोलेंगे। और इन टेस्टिंग को जब कंबाइन करके इंटीग्रेशन कर मतलब कंबाइन करके जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें सारे वैल्यूज को आपको मैच करना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, उन सबकी वैल्यूज को मैच करके जो रिजल्ट आएगा दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। वहां पर आप उसको चेक करना पड़ेगा। तो बेसिक्स ऑफ यूनिट टेस्टिंग आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर टू यू। देन इम्प्लीमेशन ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन की आपको डेफिनेशन अच्छे से पता है, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट। और वो जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वी से इट अ क्लास, है ना। अब क्लास को हम यूज कैसे करते हैं, मतलब क्लास में हमने ठीक है हमने एट्रीब्यूट ले लिए, हमने क्लास में मेथड्स ले ली, पर उनकी वैल्यू क्या होगी, उनका यूज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम आगे की वर्किंग करते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि टेस्टिंग कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड विदाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बिना आपकी टेस्टिंग अकम्प्लिश नहीं हो सकती, क्योंकि मैथड इन्वोकेशन ऑब्जेक्ट ही करता है। ये आपको पता है कि किसी भी मैथड को इन्वोक कौन करता है, ऑब्जेक्ट ही करता है। मतलब आप जब रैपिंग अप कर रहे हो डेटा और फंक्शन का इनटू अ सिंगल यूनिट, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब हर क्लास के करस्पॉन्डिंग आपको ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी है। इसी को तो हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। In addition, the state of object at the time of invocation of method affects its behavior. ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो क्या करेगा, उसकी बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। Hence, testing depends not only on the object but also the state of the object, which is very difficult to acquire. है ना। ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड्स को इन्वोक तो कर रहे हो डेफिनेटली, लेकिन आपका जो मेथड इन्वोकेशन हो रहा है, जो मेथड आपकी इन्वोक हो रही है, वो ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड करेगी करेगी, लेकिन साथ साथ वो ऑब्जेक्ट की स्टेट पे भी डिपेंड करेगी। अब कोई मुझसे ये मत पूछना मैडम ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या होती है। हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हमने पढ़े ही इसीलिए, उसमें हमने यही तो पढ़ा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जब इंटरैक्ट करता है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट करता है, तो जो इंटरेक्शन होता है उन दोनों के बीच में, वो वहाँ पर वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वही स्टेट को
चेंज करता है, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस बहुत देर से वेटिंग में जैसे ही रिसोर्सेस मिला वैसे उसकी स्टेट चेंज हो गई। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आ रही है बात समझ में? और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्वायर, जो स्टेट चेंज होती है ऑब्जेक्ट के कारण, तो उसको उसको एक्सेप्ट करना या उसको चेक करना, टेस्टिंग करना उस चीज़ की, वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपको उसकी टेस्टिंग करना पड़ेगी। देन इम्प्लीकेशन ऑफ इनहेरिटेंस। Inheritance introduces problems that are not found in traditional softwares, है ना? ठीक है, जो नॉर्मली आप जो प्रॉब्लम को, मेथड, जो टेस्टिंग एरर्स को आप जो नहीं निकाल पाते हो, वहाँ पर ये इनहेरिटेंस उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्व करता है। टेस्ट केसेस डिजाइन फॉर बेस क्लास आर नॉट एप्लीकेबल टू derived class always, especially when derived class is used in different context. Thus, most testing method requires some kind of adaptation in order to function properly in the OO environment. मतलब यहाँ पर पूरा एम्फेसिस हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पर ही करा है। अब यहाँ पर हमने किस पे किया है? इनहेरिटेंस के कंसेप्ट पे, कि इनहेरिटेंस 5 तरह की होती है, ए टू बी, और ए बी टू सी, और ए बी टू सी, मतलब ए बी एंड देन सी, उसके बाद या तो फिर ए बी सी, ठीक है, या हाइब्रिड कि ए टू बी सी एंड देन बी सी टू डी। समझ में आ रहा है? तो इनहेरिटेंस बहुत टाइप की होती है। तो यहाँ पर आपका जो मेन फंडामेंटल है वो ये है कि आपको यदि कोई प्रोग्राम में इनहेरिटेंस है तो आपको सिर्फ बेस क्लास पे टेस्टिंग करके नहीं छोड़ देना है, उसकी जितनी भी डिराइव्ड क्लास है आपको उसमें यदि अलग फंक्शन आपने यूज कर रखे हैं, क्योंकि देखो डिराइव क्लास के खुद के फंक्शंस भी होते हैं और वो बेस क्लास के फंक्शंस को भी यूज करता है। अब बेस क्लास के फंक्शन की टेस्टिंग तो आपने ऑलरेडी कर ली जब आपने बेस क्लास किया, उसके टेस्ट केसेस तो आपने ऑलरेडी लिख ली जब आपने बेस क्लास का टेस्टिंग किया, है ना? लेकिन जब आप डिराइव्ड क्लास की टेस्टिंग कर रहे हो तो उसमें डिराइव्ड क्लास के खुद के का जो मेथड्स हैं आपको उनको भी चेक करना पड़ेगा, और जो उसके जो इनहेरिटेड मेथड्स हैं उनको भी आपको चेक करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? क्योंकि आपका एप्लीकेशन तभी इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि उसके खुद के फंक्शंस और आपने जो डिराइव किए हैं वो वाले फंक्शन, आपको दोनों पे एम्फेसिस करना पड़ेगा। तो इनहेरिटेंस क्लियर आया कि इनहेरिटेंस में आप सिंगल क्लास को टेस्ट करके नहीं छोड़ देंगे, उसकी जितनी भी सब क्लासेस है या सब क्लासेस मिलके फर्दर जॉइंटली एक और क्लास बना रही है, जैसे हाइब्रिड के केस में, तो आपको हर एक इंडिविजुअल क्लास को के कंपोनेंट्स को चेक करना है, उसके खुद के कंपोनेंट्स को भी एज वेल एज उसके प्रीवियस, मतलब जो उसने बेस क्लास से डिराइव किए उन कंपोनेंट्स को भी, कि वो जॉइंटली कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। इम्प्लीकेशन ऑफ जेनरिसिटी। अब जेनरिसिटी क्या होता है? बेसिकली दैट इज द चेंज इन द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, कि आप जो भी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो यदि उसमें कोई चेंज हो जाता है, we need to apply white box testing techniques that exercise these changes। यहाँ पर हम ब्लैक बॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी कर रहे हैं? व्हाइट बॉक्स की बात कर रहे हैं। व्हाइट बॉक्स मतलब आपको एक एक मॉड्यूल बहुत क्लियरली विजिबल रहेगा कि आपका जो एप्लीकेशन में है डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है फ्रॉम वन टू अनदर टिल एंड। ठीक है, वन टू अनदर टिल एंड, कैसे आपका डेटा का फ्लो हो रहा है, हर चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। किसमें? जेनरिसिटी में। क्यों अप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर हर चीज इंडिविजुअल होती है। अच्छा, कितने लोगों को जेनरिसिटी का मतलब पता है? सुना है आपने? शायद नहीं सुना होगा। अच्छा, वी मॉडल कितने लोगों ने सुना है? वी मॉडल, वी मॉडल पढ़ा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? एनीवन? वी मॉडल सुना है आप लोगों ने? वी मॉडल मतलब एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, एंड देन टेस्टिंग, डिजाइन, कोडिंग है, सॉरी, एंड देन टेस्टिंग, कोडिंग, डिजाइन एंड एनालिसिस। वी मॉडल होता है ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। सुना है आप लोगों ने? तो जो वी मॉडल होते हैं, वी मॉडल एक जेनरसिटी का एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें जो देखो, क्योंकि नॉर्मली हमारा स्ट्रक्चर कैसा रहता है? एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्ट, एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्ट। लेकिन जो वी मॉडल है उसमें एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्ट तो रहता है और उसका रिवर्स भी रहता है कि टेस्ट, डिजाइन, कोड एंड मतलब सॉरी, टेस्ट, डिजाइन, कोड एंड एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर
आपको हर एक बॉक्स को मतलब पहले एनालिसिस को चेक करना पड़ेगा, फिर आपको उसका कोड चेक करना पड़ेगा, डिज़ाइन चेक करनी पड़ेगी, फिर कोड, देन टेस्टिंग, देन अगेन, मतलब आपको वाइट बॉक्स मतलब कंप्लीट स्टडी आपको करनी पड़ेगी विद इनर डिटेल्स। नाउ इम्प्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का आपको पता है मीनिंग, पॉली मतलब मैनी, फॉर्म सॉरी पॉली है ना, ग्रीक वर्ड होता है ये पॉलीमॉर्फिज्म, आपने सुना है मैनी फॉर्म्स जिसको बोलते हैं, मैनी एंड मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स, सो मैनी फॉर्म्स। तो ईच पॉसिबल बाइंडिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिक कंपोनेंट रिक्वायर्स अ सेपरेट सेट ऑफ टेस्ट केसेस। जहाँ पर भी हम मतलब पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करेंगे, आपको हर उस पे टेस्ट केसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। Many server classes may need to be integrated before a client class can be tested। ये तो सिंपल सी बात है कि आप टेस्टिंग करेंगे, मतलब आप जब भी डिलीवर करेंगे क्लास को, सॉरी क्लाइंट को, तो पहले उसको सर्वर से आपको चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन करेंगे, सर्वर से रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसी के बाद आप आगे कुछ भी काम कर सकते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन सच बाइंडिंग्स। इन बाइंडिंग्स को डिटरमाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, एंड इट कॉम्प्लिकेट्स द इंटीग्रेशन प्लानिंग एंड टेस्टिंग। मतलब जो भी हम इंटीग्रेशन का काम करते हैं उसको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता है। देखो पॉलीमॉर्फिज्म में आपने पता है, इसमें आपने पॉलीमॉर्फिज्म में बहुत सारे फंडे पड़े हुए हैं। आपने इसमें जैसे पॉलीमॉर्फिज्म में आपने टाइप्स पढ़े होंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा होगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ा होगा, आपने ओवर राइडिंग भी पढ़ा है, ओवरलोडिंग के अलावा आपने ओवर राइडिंग भी पढ़ा है। तो आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं आपको ये तो पता है कि ये कंसेप्ट में वन नेम मेनी फॉर्म्स है ना, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म तो उसी को होता है कि मैनी फॉर्म्स है पर नाम तो एक ही है ना, या ऑपरेटर तो एक ही है पर उसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हो। तो इनको समझना, मतलब वन नेम के साथ डिफरेंट फॉर्म्स को समझना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो हर एक जितने भी आपने नेम है और उसके जितने भी फॉर्म्स हैं, हर फॉर्म्स को आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जब इनकी इंटीग्रेशन कर रहे हो, आप जब यूज कर रहे हो इनका, तो आपको वो जैसे आपने एरिया को आपने है ना एरिया फंक्शन को यूज किया, फंक्शन ओवरलोडिंग में आपने सपोज एरिया को यूज किया, इसका इसका एग्जांपल भी मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ जब मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स बताए थे। तब मैंने आपको इसमें भी कॉन्सेप्ट्स बताए थे, ठीक है, आपको दोनों एग्जांपल बताए थे प्रोग्राम में, फंक्शन ओवरलोडिंग का भी बताया था और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का भी बताया था। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के प्रोग्राम में यदि हम देखते हैं कि आप एरिया को कैलकुलेट कर रहे हो, तो हमने देखा था कि एरिया आप स्क्वायर का कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया आप लेंथ सॉरी रेक्टेंगल का कैलकुलेट कर सकते हो, एरिया आप सर्कल का कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन तीनों में जो एरिया है, एरिया तो एक ही है लेकिन तीनों में जो इनपुट है वो अलग अलग है। आपको स्क्वायर में केवल एक इनपुट लगता है, दैट इज लेंथ, बिकॉज लेंथ इनटू लेंथ, क्योंकि सब इक्वल होती है वो, है ना, तो आप उसको डायरेक्टली कर लेते हो। फिर आप यदि रेक्टेंगल की बात करोगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ करते हो आप जनरली, और उसके बाद यदि आप सर्कल की बात करते हो तो शायद पाया आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का एरिया। तो आपको मतलब हर जगह इनपुट अलग है। तो आपको टेस्टिंग करते वक्त यही देखना है कि जब मैं एरिया सर्कल का कैलकुलेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो कहीं रेक्टेंगल का या स्क्वायर का रिप्लाई तो नहीं दे रहा है। मतलब दिस इज हाउ यू हैव टू सी कि आप आपका पर्पस क्या है, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना, और कहीं आपका रेक्टेंगल का एरिया उस वक्त कैलकुलेट तो नहीं हो रहा है, राइट। तो ये सब बाइंडिंग्स को भी देखना आपको कंपलसरी है। नाउ implications for testing processes, re-examine all the testing techniques and processes। मतलब आप जितने भी टाइप की, जितने भी तरह से जो भी टेक्निक से टेस्टिंग को अप्लाई कर रहे हो, आपको सभी को री एग्जामिन करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा कि वेदर दैट प्रोसेसेस आर अप टू द मार्क्स आर नॉट। आपका सिस्टम का जो टेस्टिंग करने का फ्लो है, वेदर दैट फ्लो इज राइट और रॉन्ग, क्योंकि यदि फ्लो करेक्ट होगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आपकी जो एरर्स है, जो डिफेक्ट्स है, वो आप उसको जनरेट नहीं कर पाएंगे। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड, कल थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको बताया था, लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग। जैसे मैंने अभी फ्लो की बात कर रहे थे ना अपन, क्योंकि फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने बताया। तो फ्लो इंपॉर्टेंट है मतलब कहीं ना कहीं हमको स्टेप्स में, लेवल्स में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हमारा
जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसका फ्लो क्या होना चाहिए, राइट? तो 3 or 4 levels of OS testing are used depending on choice of what is selected as unit. जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने क्लास को एज ए यूनिट सिलेक्ट किया था, ठीक है? अब यदि आप किसी और को एज ए यूनिट सिलेक्ट कर रहे हो तो फ्लो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब सपोज मैथड से भी छोटी कोई चीज़ हो सकती है, सपोज एट्रीब्यूट हो सकते हैं, है ना? तो फिर वहाँ पर आपको फ्लो चेंज हो जाएगा। पहले एट्रीब्यूट आएगा, फिर मेथड आएगा, फिर डैश डेट एड्रेस आएगा, ठीक है? डिपेंड करता है कि आप शुरू कहाँ से कर रहे हो। तो यहाँ पर अब आप क्या करने वाले हो, इफ मेथड्स आर कंसिडर्ड एज यूनिट, मतलब यहाँ मैंने तो क्लास को आपको यूनिट बताया था अभी जो एग्जाम्पल लिया, है ना? तो अब यदि यहाँ पर मेथड को आपने एज अ यूनिट कैलकुलेट किया है या सोच रहे हो, तो पहले आपको यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है जो मेथड पे होगी। मतलब पहले आपको मेथड्स को टेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा क्लास टेस्टिंग। और वो क्लास टेस्टिंग कैसी होगी, इंट्रा क्लास टेस्टिंग। इंट्रा क्लास मतलब दो क्लास को जहाँ पर हम इंट्रीगेट कर रहे हैं, तो वो इंट्रीगेशन टेस्टिंग हो गई। फिर उसके बाद हम एक्चुअली इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, मतलब इंटर क्लास टेस्टिंग। इंट्रा और इंटर में क्या अंतर होता है? इंट्रा क्लास मतलब विद इन द क्लास, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब इंटर क्लास मतलब आउटसाइड द क्लास, मतलब विद इन 2 क्लासेस, और इंट्रा क्लास मतलब विद इन द क्लास इटसेल्फ। और फिर लास्ट में जब आपकी सारी क्लासेस आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, आपका सिस्टम पूरा एक बन गया, इंटीग्रेशन हो गया, तो एज अ होल आपकी यहाँ पर टेस्टिंग बन गई, जिसको आप बोलते हो पोर्ट इवेंट लेवल। ये एकदम लास्ट लेवल होगा, ठीक है? अब सपोज आपने जो रूट है वो आपने कोई और किया, तो उसके हिसाब से आपकी ये जो लेवल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो आपको इस तरह से लेवल्स ऑफ ओ टेस्टिंग पे ध्यान देना है। मतलब जब भी आप टेस्टिंग करेंगे तो जो इश्यूज होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टेस्टिंग में, वो आपको इश्यूज को रिजॉल्व करने हैं। आपको एनकैप्सुलेशन पे भी ध्यान देना है, आपको जितनी भी चीज़ें आपको बताइए, जैसे है ना इम्प्लीकेशंस जितने बताए, आपको पॉलीमॉर्फिज्म पे भी ध्यान देना है, आपको यूनिट टेस्टिंग पे भी ध्यान देना है, आपको हर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। अभी ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, ये पूरी यूनिट जो है देखो वही है, इस पूरी यूनिट में ही यही चीज़ है कि आपने इश्यूज इन ओवर टेस्टिंग पढ़ा, अब आप क्लास टेस्टिंग डिटेल में पढ़ोगे, फिर आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़ोगे, फिर आप जीयूआई टेस्टिंग पढ़ोगे, और फिर सिस्टम टेस्टिंग पढ़ोगे। मतलब अभी जो आपको लेवल्स बताए वो लेवल्स को आपको पढ़ना है। सबसे पहले अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लास टेस्टिंग से शुरू करेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग पर आएंगे, फिर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग पे आएंगे, और लास्ट में हम सिस्टम टेस्टिंग पर आएंगे, लेकिन ऑल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये टेस्टिंग वो टेस्टिंग नहीं है जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज वेरी डिफरेंट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आई है, इसलिए यहाँ की टेस्टिंग है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। बेसिक यूनिट टेस्टिंग, then encapsulation, inheritance, genericity, polymorphism, और ये लेवल्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि मैथड से शुरू किया तो मैथड से लेके सिस्टम तक, यदि क्लास से शुरू किया तो क्लास से लेके सिस्टम तक, और मैथड के पहले यदि एट्रीब्यूट भी लिया है तो एट्रीब्यूट से लेके सिस्टम टेस्टिंग तक, मतलब हर उसका जो लेवल है, वो जो लेवल है वो आपका क्या रहेगा, ऑलवेज अलग रहेगा, डिफरेंट लेवल रहेगा, ठीक है? चलिए, किसी को कोई, इसको हम देखते हैं। What is class testing? The smallest testable unit is the encapsulated class. अब देखो क्लास के आगे वर्ड encapsulated क्यों लगा दिया? क्योंकि क्लास के अंदर रैप डेटा है मैथड्स, मतलब एट्रीब्यूट्स और मेथड को हम रैप करते हैं क्लास के अंदर, इसलिए इनकैप्सुलेशन हमने उसको बोला। Test each operation as a part of a class hierarchy because its class hierarchy defines its context of use. क्योंकि क्लास के अंदर होती है मैथड, और मैथड यदि पुट डेटा है तो हमें समझ में आएगा कि इसमें हम डेटा को पुट कर रहे हैं। यदि किसी क्लास की मैथड शो डेटा है तो हमें हमें समझ में आ जाता है कि ये यहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है, शो करना है। यदि कोई क्लास का जो मेथड है वो गेट डेटा है, मतलब हमें उससे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर हमें गेट डेटा मतलब किसी डेटा को रखना लेना है यूजर से। मतलब क्लास का जो कंटेक्स्ट है वो क्लास की मेथड से ही समझ में आ जाता है कि वो क्लास क्या करने वाली है, राइट?
क्लास टेस्टिंग इज द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। तो आपको कई बार मैं बता चुकी हूँ कि जो क्लासेस है वो मेन पिलर होते हैं, क्योंकि क्लासेस से ही पूरी कहानी डिपेंड करती है। तो क्लास टेस्टिंग इन्वॉल्व्स 3 एस्पेक्ट्स। टेस्टिंग ईच मेथड, हर मेथड को आपको टेस्ट करना है। सेकेंड, टेस्टिंग द रिलेशन अमंग क्लास मेथड्स, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की, है ना, मतलब जो मेथड्स हैं, मतलब मैंने एक क्लास ए बनाई, उसमें सपोज 3 मेथड है, तो उन तीनों मेथड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सपोज मैंने क्लास ए लिया और उसी में तीनों मेथड लिख दी, गेट डेटा, पुट डेटा, शो डेटा। तो इनके बीच की रिलेशनशिप क्या आएगी कि पहले डेटा को गेट करना पड़ेगा, फिर डेटा को शो करना पड़ेगा, और फिर पहले डेटा को पुट करना पड़ेगा और फिर डेटा को शो करना पड़ेगा, मतलब सीक्वेंस उन तीनों मेथड में भी। और फिर आती है टेस्टिंग द इनहेरिटेंस रिलेशन बिटवीन क्लास एंड सब क्लास। फिर तीसरी चीज आती है रिलेशनशिप, जो इनहेरिटेंस हमने यूज किया है कि एक क्लास से दूसरी क्लास का। ठीक है, तो 3 एस्पेक्ट क्या हो गए कि पहले तो हर एक मेथड को आप इंडिविजुअली चेक करोगे, फिर उस क्लास की पर्टिकुलर मेथड्स को चेक करोगे, फिर उस क्लास से दूसरी क्लास की मेथड्स को चेक करोगे। ठीक है, हाउ इज क्लास टेस्टिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल टेस्टिंग। ठीक है, conventional testing focuses on input processes and output, whereas class testing focuses on each method, then designing sequence of method to exercise states of a class. But white box testing can still be applied, मतलब इनपुट आउटपुट तो किस पे होता है, ब्लैक बॉक्स में होता है कि आपने किसी भी सिस्टम पे इनपुट दिया और उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। वो कन्वेंशनल टेस्टिंग हो गई। व्हाइट बॉक्स में आपने क्या किया, फिर और डिटेल्ड में आए कि आपने हर एक कंपोनेंट को इंडिविजुअली उसको देख कर टेस्ट किया। तो सिमिलर मैनर में जो आपकी क्लास टेस्टिंग है उसमें भी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ही अप्लाई होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको हर मेथड पे फोकस करना है और हर मेथड के इनपुट पे। जैसे मैंने गेट डेटा एक मेथड ली, तो गेट डेटा में ए बी सी यदि 3 वैल्यू में गेट करवा रही हूँ, तो मुझे तीनों वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि वो इजीली इनपुट हो रही या नहीं हो रही, मतलब आपको हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान देना है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो हाउ टू टेस्ट, तो आप क्या करोगे, जितने भी क्लासेस आपको टेस्ट करनी है उन सबको आप ले लोगे, हर क्लास के इंडिविजुअली आप टेस्ट केसेस जनरेट करोगे, है ना, टेस्ट केसेस बनाना मैं आपको सिखा दूंगी, और फिर आप उसको रिजल्ट को आप प्रोड्यूस कर लोगे, मतलब 1 by 1 आपकी सारी क्लासेस जो है वो 1 by 1 जो है वो टेस्ट होगी। ठीक है, अब देखो क्लास टेस्ट केस डिजाइन, इसको हम कल के क्लास में कवर अप करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी है। और कल एक ट्राई करूंगी मैं कि आपको एक क्लास का एग्जाम्पल भी ले लूंगी, है ना, तो आपको उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए।